20वीं सदी की स्ट्रैटेजी लेके अगर आप 21 सदी के अंदर में वॉर लड़ने की कोशिश करोगे, तो एक चीज़ गारंटी है, सक्सेस तो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सिर्फ आपको फेलियर। ये बात अमेरिका को बहुत डीपली तरीके से समझ आ चुकी है। अगर आप इस वॉर को डीपली एनालाइज़ करते हो, जो पिछले 1 महीने से यूएस, ईरान और इज़राइल के बीच में जो भी वॉर चल रहा है, इस वॉर के अंदर में अगर आप देखोगे, जो स्ट्रैटेजीज़ को आप देखोगे, जो आउटपुट्स को आप देखोगे, तो उसमें ये कहना गलत नहीं है कि इससे यूएस की मिलिट्री और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फेलियर स्ट्रैटेजी रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है किस तरीके से अनफोल्ड हुआ है। 28 फ़ेब 2026 को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर में मैसिव लेवल पे एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके अंदर में उस अटैक्स के पीछे उनका एक बहुत बड़ा विज़न था। वो विज़न था न्यू मिडल ईस्ट का विज़न, जो अमेरिका लेके आया था कि उसको न्यू मिडल ईस्ट का जो विज़न है उसको क्रिएट करना था वहाँ पे। अमेरिका का जो प्लान था बिल्कुल सिंपल था। अमेरिका ने ये सोचा था, सबसे पहले हम लोग टॉप जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करो। उसका मानना ये था कि अगर आयतुल्ला खुमानी और उसके जो टॉप लेवल के सीनियर लीडर्स हैं, अगर उसको हटा देते हैं तो वहाँ पर ईरान के अंदर में एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होगा। और जब लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होगा तो ईरान के लोग जो हैं उसके अंदर में खुद ही अपराइजिंग करेंगे पिछले प्रोटेस्ट को देख के। बट ऐसा क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ईरान के अंदर में ईरान के जो लोग थे, वो ईरान की करंट गवर्नमेंट के साथ में स्ट्रांगली खड़े हो गए और उसने इस चीज़ का अपोज किया। अब अमेरिका को ये लग रहा था कि लीडरशिप वैक्यूम होगा तो वैक्यूम के अंदर में हम लोग प्रो अमेरिकन रिजीम को रखेंगे और वो हम लोग रिजीम चेंज कर देंगे। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव लेके जो अमेरिका उतरा था, वो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा ख़त्म हो गया वहीं पे, जब ईरान के लोगों ने उसी का अपोज करके अपनी करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का सोचा, या वो ऑलरेडी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था अमेरिका का कि अमेरिका ये चाहता था कि ईरान को हम लोग अंदर परमानेंट लेवल पे फिजिकल डिस्ट्रक्शन करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि स्पेशली उनके मिसाइल सिस्टम्स और जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको, उसके लिए उन्होंने डीप अर्थ पेनिट्रेटर नाम की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। इसके अंदर में हैवी एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, ये सब कुछ आता है, जिसके अंदर में इसको लगा था कि हम लोग ईरान की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे। अब इतना सब होने के बावजूद जो ईरान की जो मोस्ट पावरफुल पिलर है, आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, क्या हुआ? वो वहीं का वहीं इंटैक्ट रहा। ना तो लीडरशिप एलिमिनेट हुई, ना ही वो डिसमेंटल हुए, वो वहीं के वहीं खड़े रहे। अब अमेरिका को ये लगा कि हम लोग शॉक डॉक्ट्रिन के थ्रू, मैसिव बॉम्बिंग के थ्रू ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और नेवी को कोलैप्स कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिस करा होगा, 2 तारीख को, 2 मार्च को एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से रिलीज़ हुआ था कि हम लोग 72 आवर्स के अंदर में पूरा स्टेट ऑफ होर्मुज़ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बट ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? अमेरिका कंट्रोल में लेने तो छोड़ो, उसको टच भी नहीं कर पाया उसको। रीज़न, ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका वॉर के थ्रू, जो वॉर के इनिशियल के 4 से 5 दिन थे, उसके अंदर में अपने आप को एक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस उसके मन में आ गया था कि हम लोग एक छोटी सी कंट्री, हम लोग ईजिली उसको हरा देंगे। अब ऐसा नहीं हुआ। अब उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव आया। तीसरा ऑब्जेक्टिव उसका ये आ गया कि अब हमें जो ईरान के जो प्रॉक्सीज ग्रुप हैं, हम लोग उसको पूरा का पूरा उसका नेटवर्क तोड़ना है। अब प्रॉक्सीज ग्रुप कौन कौन से हैं उसके? हमास, हिजबुल्ला, लेबनन। हमास जो है वो गाज़ा में है, हिजबुल्ला जो है लेबनन में है, और जो हूतीज़ है वो यमन के अंदर में है। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट अगर आप देखोगे उसमें क्या हुआ, इसराइल ने बहुत कोशिश करी, बट क्या वो प्रॉपर तरीके से उसको एलिमिनेट कर पाया, एग्जिट कर पाया, ये ख़त्म कर पाया? नहीं। हमास डिग्रेड ज़रूर हुआ है लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ। हूतीज़ जो है वीकन हुए हैं लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और हिजबुल्ला जो है, उसकी लीडरशिप को बहुत बड़ा हिट हुआ है और हिट हो भी रही है, बट पूरी तरीके से वो एग्जिट करता है। तो कहीं ना कहीं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो डैमेज उनको हुआ है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। तो ये जो सबसे बड़ा तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो भी उसका फेल हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है अमेरिका की, वो ये है कि अमेरिका के प्लान में क्या था। ऐसा क्या अमेरिका के प्लान में गलत हुआ जो अमेरिका इस वॉर को कहीं ना कहीं हार गया है? डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, वो तो जब आज स्टार्ट होगी बात तो पता लगेगा। मतलब
मिलिट्री लेवल पे तो पूरी तरीके से वो हार चुका है। पहली चीज़ उसका रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन उसका सिंपल यही था कि लीडरशिप को एलिमिनेट करोगे, रेवोल्यूशन होगा, उस रेवोल्यूशन को हम लोग उसमें वैक्यूम क्रिएट करके हम अपनी लीडरशिप को वहाँ पे इंटैक्ट कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। रिजल्ट में ईरान के जो लोगों ने अपनी करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, जिससे क्या रिजीम चेंज नहीं हुआ और अभी के अभी ईरान वहीं पे ही है। दूसरा, एसिमेट्रिक वॉर। ईरान ने इस बार यूएसए को उसी की स्ट्रैटेजी के अंदर में फंसाया, मतलब उसको एक्सपेंडिचर स्ट्रैटेजी के अंदर फंसा दिया। एक्सपेंडिचर स्ट्रैटेजी का मतलब ये होगा कि अमेरिका ने अपने हाई टेक मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स का यूज़ किया। बदले में ईरान ने क्या काउंटर बैक किया? ईरान ने अपने चीप शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ? लो कॉस्ट वर्सेस हाई कॉस्ट हो गया। ईरान तो लो कॉस्ट में ही है, उसने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर अपने मिसाइल्स पे, एयरक्राफ्ट पे लगा दिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर में चला गया, एक्सपेंस हुआ उसका। दूसरा, अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में बेसिस थे वो कहीं ना कहीं ईरान ने प्रॉपर तरीके से हिट कर दिए, वो भी एक नुकसान हुआ। इंटरसेप्टर जो थे मैसिव, जो बेसिकली जो इंटरसेप्टर जो थे इन चीज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए, उसमें मैसिव खर्चा आया क्योंकि वो भी ख़त्म हो गए। और जो डिफेंस सिस्टम था, बेसिकली डिफेंस जो सिस्टम्स की जो बैटरीज वगैरह थी, जैसे कि जो ट्रैक करती हैं बेसिकली, वो ड्रेनेज हुई तो कहीं ना कहीं उसमें भी लॉस हुआ। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, जो ईरान ने बहुत भली भांति इसको समझा और उसने उसी की लैंग्वेज में उसका जवाब दिया, जिससे क्या है कि मेरा पैसा कम लगेगा, आपका ज़्यादा मैं लगने दूंगा और भी लगने दूंगा। अब नेवल में भी इसने, ईरान ने बहुत अच्छा गेम प्लान किया। अमेरिका ने क्या करा, अपना अमेरिका ने अपना ब्लू वाटर नेवी को उतार दिया। ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? ब्लू वाटर नेवी वो होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए तैयार की जाती है, क्या मतलब उसके लिए बनी होती है। ईरान ने इसका काउंटर किया ब्लू वाटर नेवी प्लस डिनायल स्ट्रैटेजी से। ब्लू वाटर नेवी डिनायल स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? इनका जो डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं होता इनका। इन्होंने क्या करा, बस एक काम कर दिया, इन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने का रिजल्ट जो हुआ था, अगर आप देखोगे मार्च के मिड के अंदर में जो ऑयल का जो प्राइस था वो $200 पर बैरल से ऊपर पहुंच गया था। जिससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया की पूरी दुनिया जो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की एज पे खड़ी हो गई थी, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब इसमें एक बहुत बड़ी शॉकिंग जो चीज़ है वो ये है कि जो अमेरिका अपने आप को बोलता था कि मैं एक इनविंसिबल एयर सिक्योरिटी कंट्री हूँ या नेशन हूँ, मेरे वो जो जहाज़ है, जो मैं एयरक्राफ्ट बनाता हूँ वो कहीं ट्रैक नहीं होते। 16 जहाज़ जो है ईरान ने गिराए हैं अमेरिका के, 16, जिसमें एक F-35 है जो ये माना जाता है कि वो रडार में कैच ही नहीं होता, वो भी डिस्ट्रॉय किया। अब इसमें इतना डैमेज हो चुका है अमेरिका का, तो जो एक अमेरिका का नैरेटिव था ना कि हमारे पास में एक इनविंसिबल एयर सिक्योरिटी है, अमेरिका की सिक्योर जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, वो अनटचेबल नहीं रही है। पहली चीज़ तो जो अमेरिका करता क्या था, अमेरिका क्या करता था कि वॉर करा दिया। अमेरिका का मेजर बिजनेस जो है वो ये है, अपने हाईटेक वेपन्स बनाता है, नो डाउट उसका टेक्नोलॉजी है, हाईटेक वेपन्स बनाता है और उस वेपन्स को हम लोग वो ग्लोबल मार्केट के अंदर में शोकेस करता है, जिससे क्या है कि जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डिफेंस इंटेलिजेंस होती है, वो उसको देखती है और उसमें क्या है कि वो उससे इंप्रेस होती है और वो उससे ऑर्डर्स देती है, जिससे क्या है कि अमेरिका का बिजनेस चलता है इससे। अब एयर सिक्योरिटीज़ को इस वॉर के अंदर में देख के ईरान ने उसका पूरा का पूरा नरेटिव ही ख़त्म कर दिया। अब आज की डेट में कोई भी अगर लीडर अगर ये चीज़ अमेरिका से लेने की सोचेगा तो उसमें एक बीओडी उसको है, बेनिफिट ऑफ डाउट उसके पास पे रहेगा कि इसका लूँ या किसी और का लूँ, क्योंकि इसका तो मैंने देख लिया है कि जो ईरान के अंदर में हुआ है वो मैंने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नरेटिव जो अमेरिका की इनविंसिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इमेज उसकी डैमेज हो चुकी है, धज्जियाँ उड़ चुकी है पूरे ग्लोबल लेवल पे। अब ईरान ने एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग की, वो क्या? इंटेलिजेंस प्लस टेक्नोलॉजी शिफ्ट। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी शिफ्ट का मतलब क्या था कि ईरान ने चुन चुन के मिडिल ईस्ट के बेसिस, जो यूएस के बेसिस थे, उन पे चुन चुन के अटैक किया। अब ये अटैक जो है, अब आप एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो मिलिट्री बेसिस जो एलाइज कंट्रीज़ के अंदर में अमेरिका ने बनाए थे, ये ना पब्लिकली मैप पे डिस्क्लोज नहीं होते, ये सीक्रेट लोकेशंस पे होते हैं। अब ये सीक्रेट लोकेशंस रशिया और चाइना की जो सैटेलाइट्स है उसने प्रॉपर स्ट्राइक टू स्ट्राइक रियल टाइम बेसिस पे डेटा उसको ईरान को दिया, जिसने ईरान ने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय वहाँ पर करा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ एक आने वाले टाइम पे है कि अब जो सीक्रेट लोकेशंस है उसको भी चेंज करेगा, उसमें भी अमेरिका खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करेगा तो खर्चा तो आएगा ही।
दूसरी चीज़, अमेरिका ईरान ने क्या करा है, जो टेक्नोलॉजी है शिफ्ट, वो उसने पूरी तरह शिफ्ट कर दी। जीपीएस की जगह उसने चाइनीज़ का बीडू सिस्टम को इम्पैक्ट किया इस बार, मतलब उसको यूज़ किया। जीपीएस किसका है? गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स किसका है? अमेरिका का। उसने जीपीएस को ना छोड़ लेके उसने चाइनीज़ कंपनी का बीडू सिस्टम, ये भी एक नेविगेशन का ही एक एप्लीकेशन है जो कि विदाउट इंटरनेट चलता है, मतलब उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे गूगल मैप को मतलब हम चलाते हैं तो उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, बीडू सिस्टम में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आगे आने वाले टाइम पे इस टेक्नोलॉजीज़ ने भी कंपटीशन बढ़ जाएगा कि जीपीएस को ऑप्ट करें या बीडू को ऑप्ट करें। तो ये चीज़ है। अब इतना सब कुछ करने के बाद फाइनल आउटकम क्या मिला? देखो, अमेरिका को भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया। अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा एक कुछ टेक्टिकल सक्सेस उसको मिले। जैसे बॉम्बिंग करके जो टारगेटेड स्ट्राइक्स थे जिसमें उसने लीडरशिप को एलिमिनेट किया, वो थोड़ा बहुत सक्सेस आप उसको बोल सकते हो कि हाँ उसको मिला। बट अगर पॉलिटिक्स के अगर एंगल से अगर आप देखोगे तो अमेरिका को जो मिला है वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक बैंकरप्सी मिली है। बैंकरप्सी का मतलब ये हो गया, देखो इस टाइम पे नाटो ने साथ नहीं दिया। जो नाटो ये बोलता था कि मेरा खून का रिश्ता है, उसने साथ नहीं दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वो सबसे ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि नाटो की वजह से ही यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। वो कहीं न कहीं अब नाटो जो है टूटने के कगार पे है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पे है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अमेरिका ग्लोबल लेवल पे जो है आइसोलेट हो चुका है इस टाइम पे। वॉर भी खुद लड़ी है, सीज़फायर भी खुद कर दी। रेजिम चेंज जो मोटिव से उतरा था वो मोटिव हुआ नहीं, और एंड ऑफ द डे जो है आज की डेट में वो सीज़फायर को नेगोशिएट कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी कि हम लोग ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। बट ईरान भी अभी तक वहीं पे खड़ा है, ईरान को भी आप कुछ नहीं टच कर पाए। देखो, ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, क्योंकि इसमें सिर्फ कंट्रीज़ वॉर नहीं लड़ रही हैं, इसमें जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने खेला है। उसने खेला कैसे है, जो उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको टेस्ट करना था वो उसकी टेस्ट हो गई। रियल टाइम जो बैटलफील्ड का जो डेटा है वो उसको मिल गया, और फ्यूचर वॉर्स के लिए डॉक्ट्रिन जो बनने थे उस रियल टाइम डेटा से वो डॉक्ट्रिन बनने में उनको आसानी हो जाएगी। और ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ फेसेस होते हैं, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू है और आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी है, मुश्तबा ख़मीनी है और डोनाल्ड ट्रंप है। ये ग्राउंड लेवल पे ये सिर्फ फेसेस होते हैं। पीछे लेवल पे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है वो वॉर लड़ रही थी, और कहीं ना कहीं उस वॉर के अंदर में उनको जो कलेक्ट करना था डेटा, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको डेटा मिल चुका है। अब लास्ट जो है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में एक बात तो क्लियर है, देखो मॉडर्न वेयरफेयर जो है बेसिकली वो पावर से नहीं जीती जाती, वो स्ट्रैटेजी जीती जाती है, जो इस टाइम पे ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट किया है और कहीं ना कहीं बहुत उससे सक्सेस भी मिला है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में स्ट्रैटेजी के साथ में लड़ोगे, जो अमेरिका ने गलती करी, तो सुपर पावर भी फेल हो सकती है। इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका है। ये चीज़ अमेरिका को समझ आ चुकी है, और इसीलिए आज इस्लामाबाद के अंदर में पीस टॉक है। अब देखो कैसे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।